Hello everyone, welcome to Officer Media. We're discussing daily current affairs and analysis. So let's begin with the discussion for 3rd of January. देखते हैं आज के कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस इन श्रीलंका. तो श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं. जो वर्ल्ड बैंक की श्रीलंका डेवलपमेंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं क्योंकि जॉब्स नहीं है, जो लोगों की अर्निंग है वो भी बहुत कम हो चुकी है. एंड अगर हमारे पास इनकम नहीं है, इकोनॉमी में जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो भी राइज होंगे और जो कंट्री की सिचुएशन है वो डिटोरिएट होती रहेगी. कंट्री की जो करेंसी है वो भी डीवैल्यूएट हो जाएगी. तो दिस इज़ द होल विशस सर्कल जिसमें अब श्रीलंका ट्रैप हो चुका है. अब यहाँ पर कुछ डाटा गिवन है कि जो इन्फ्लेशन है वो क्यों बढ़ रहा है श्रीलंका में. क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने नई करेंसी प्रिंट की है ताकि जो फॉरेन लोन्स हैं, डोमेस्टिक लोन्स हैं, उनको पे कर सकें. अगर हम कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन लोन्स को पे करने के लिए नई करेंसी को प्रिंट करते हैं तो कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो लोगों का शेयर है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं वो भी 11.7% से इंक्रीज़ हो गया है अगर हम कोविड-19 के बाद के पीरियड की बात करें. एंड बेसिकली ये किन लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, ये बात कर रहा है उन लोगों की जो वेस्टर्न प्रोविंस में रहते हैं. जो बेसिकली श्रीलंका का वेस्टर्न प्रोविंस इंडस्ट्रियल बेस्ड है, तो जो बेसिकली इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है उन पर ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है. जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी नए पुअर शामिल हुए हैं, नए लोग पुअर हुए हैं आफ्टर द पैंडेमिक. जो वीक सेफ्टी है और जो हाई इनफॉर्मेलिटी नेट्स हैं वर्कफोर्स के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है. वल्नरेबिलिटी वर्कफोर्स की इंक्रीज़ हुई है क्योंकि जब इन्फ्लेशन है तो जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी खतरे में आ जाती है. तो अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के डाटा की सेक्टोरल वेज से कि कौन कौन सेक्टर पर ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इन्फ्लेशन का, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. उन्होंने कहा है कि जो कोविड है उसने हर एक सेक्टर पर ज़्यादा इक्वली इम्पैक्ट नहीं किया. डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे डिफरेंट टाइप का वेरिएशनल इम्पैक्ट यहाँ पर शो किया है. जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर कोविड का इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत यहाँ पर सामने हुई है. जो इंडस्ट्री सेक्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर की. यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है. क्यों? क्योंकि जब मार्केट में डिमांड ही नहीं थी तो जो प्रोडक्शन है वो कैसे होती, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता. लेकिन कोविड की वजह से माइग्रेशन हो रही थी, लोग अपने अपने घर जा रहे थे, इंडस्ट्री शट डाउन हो रही थी, जिसकी वजह से इस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस किया है. अब सॉवरेन रेटिंग्स की बात करते हैं. अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह जो रेटिंग्स निकालते हैं कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि मूडीज़ है, S&P है, फिच है, उन्होंने श्रीलंका की सॉवरेन रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया है. ऑब्वियसली जब कंट्री की करेंसी डिवैल्यूट हो रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी कम होगी. जो मूडी है उसने श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग को 2 नोचेस से डाउन कर दिया है, CAA1 दिया है, जबकि S&P ने किया है टू B- इन सितंबर एंड CCC+ इन दिसंबर. तो यहाँ पर ABC, तो नीचे नीचे ये रेटिंग्स यहाँ पर जाती जा रही है. अब वर्ल्ड बैंक क्या सजेस्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक श्रीलंका को बोल रहा है कि आप 4 प्रायोरिटी एरिया पर ध्यान दो. 4 एरियाज ऐसे आप अपने प्रायोरिटी में रखो जिसके ऊपर आपकी जो इकोनॉमी है वो टिकी हुई है, आपकी जो इकोनॉमी है वो ट्रांसफ़र हो सकी है और सस्टेनेबल ट्राजेक्ट्री है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो भी यहाँ पर हो जाएगी और जो हमारी जॉब है वो भी क्रिएट हो जाएगी. क्योंकि जॉब क्रिएट होगी तो जो मार्केट में गैप है, वॉइड है, वो फिल हो जाएगा. इससे क्या होगा? इससे जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो इम्पैक्ट रहा है कोविड का उसमें भी रिकवरी यहाँ पर आ जाएगी. तो कौन कौन से 4 प्रायोरिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ और जो फार्मर्स हैं उनको ऐसा प्रोड्यूस उगाने को बोलो जिसकी हाई एक्सपोर्ट वैल्यू है. क्योंकि अगर हमारा प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होगा तो हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में वो ख़त्म हो जाएगी. और ये भी बोला कि एग्रीकल्चर लेबर प्रोडक्टिव में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आओ और नई जॉब्स को क्रिएट करो ताकि जो क्वालिटी है जॉब्स की वो इम्प्रूव हो सके. जो स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है वो बढ़ाओ. अपनी जो इंक्लूजन है, जो लोगों हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के जो पीपल हैं उनको इंक्लूड करो ताकि हमारा इंक्लूजन यहाँ पर हो सके.
और जो नॉन फार्म जॉब्स हैं जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड जॉब्स नहीं हैं, अगर हम उसमें वेजेस बढ़ा देते हैं, सैलरीज बढ़ा देते हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, क्वालिटी बढ़ा देते हैं, तब भी जो हमारी सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। सो दीज आर द 4 प्रायोरिटीज सिचुएशंस जो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे बताई है, एंड यही 4 सिचुएशंस आप एग्जाम में भी मेंशन कर सकते हो इन केस अगर आपके ऊपर कोई इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू टैकल इन्फ्लेशन इन अ कंट्री। सो these are 4 important points. नेक्स्ट इज अबाउट वेस्टर्न घाट्स। तो लास्ट दिसंबर में हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो गदगिल कमेटी की रिपोर्ट थी, जिन्होंने बोला था कि वेस्टर्न घाट्स को आप इको सेंसिटिव जोन अनाउंस कर दो ताकि जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो रुक सके और जो हमारा एरिया है वो इकोलॉजिकली प्रिजर्व हो सके। लेकिन जो यूनियन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं टू कंजर्व वेस्टर्न घाट्स उनको 6 मंथ्स के लिए डिले कर दिया गया है, ताकि जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर और ज़्यादा डिले हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अभी भी चल रही हैं। अब इसको 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। रीज़न देखते हैं क्यों एक्सटेंड किया गया है एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहली डेडलाइन 31 दिसंबर थी, लेकिन अब 30 जून कर दी है। ये जो क्लोज है इसमें एप्लीकेबल किस किस चीज़ों पर था कि वहाँ पर कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वहाँ पर इंडस्ट्री ना लोकेट हो सके या फिर कोई भी प्रोसेस वहाँ पर कैरी आउट ना कर सके। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोहिबिट किया था कि उस पर्टिकुलर एरिया में ना ही कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकती है, ना ही कोई एक्टिविटीज़ जैसे कि माइनिंग वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है ये आपकी 5 स्टेट्स को कवर करता है। इसीलिए जो 5 स्टेट्स हैं उनमें इको सेंसिटिव जोन्स आते हैं, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रही है वहाँ पर खतरा आ रहा है। जो बैकग्राउंड है, जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगर हम वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन अनाउंस कर दें तो वहाँ पर जो एरिया है वो कंजर्व हो जाएगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रिजर्व हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं महाराष्ट्र में, केरला में, जिसकी वजह से बहुत ज़रूरत थी, देयर इज़ अ नीड कि हमें इसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया अनाउंस करना है। अब रूल्स देखते हैं। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जेक्शंस है, उनको 120 डेज़ के अंदर लेना है पब्लिक से, जब भी वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर नए कर्व्स भी बनाए जाएंगे जो कि विदिन 180 डेज़ लगाए जाएंगे और ये एक्सटेंड किए जाएंगे टाइमली। तो अब देखते हैं कि वेस्टर्न घाट 6 स्टेट्स को कवर करता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने इन मेजर्स को अपोज किया है। ऑब्वियसली कोई भी स्टेट अपोज करेगी क्योंकि उसका डेवलपमेंट यहाँ पर रुक रहा है। सो दिस स्टेट्स आर तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब रिकमेंडेशन देखते हैं माधव गडगिल कमेटी की। इन्होंने कहा है कि वेस्टर्न जो घाट्स है हमारा बहुत फ्रेजाइल रीजन है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमें 75% एरिया वेस्टर्न घाट्स का इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया को अनाउंस करना है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारा डेंस फॉरेस्ट एरिया है वेस्टर्न घाट्स में वो बहुत एंडेमिक स्पीशीज़ से भरा हुआ है। मतलब वहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो बहुत नेटिव है, वो वहीं पर रहते हैं, सिर्फ वेस्टर्न घाट्स तक ही लिमिटेड है। कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं हमारे कंट्री में जो हॉटस्पॉट में ही रहते हैं। तो हमारी जो इंडिया है वहाँ पर भी 3 हॉटस्पॉट हैं, हिमालयाज़ हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। जो स्पीशीज़ हैं वो सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। और जो कस्तूरी रंगन कमेटी है उन्होंने इसको बोला था कि आप 75% एरिया मत अनाउंस करो, आप इसको 50% एरिया कर दो। लेकिन जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी उनको डाइल्यूट कर दिया गया और उसके बाद 4 नए ड्राफ्ट्स आए हैं कि हमें कितना एरिया वेस्टर्न घाट्स का इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में अनाउंस करना है। अब वेस्टर्न घाट्स के बारे में देखते हैं। एक तरह से माउंटेन रेंज है जो 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं, जो केरला, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु को कवर कर रहे हैं। एक तरह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एंड 1 अमंग द 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से 3 इंडिया में हैं। और जो यूनेस्को है वो मानता है कि वेस्टर्न घाट्स हिमालय से पुराने हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हिमालय अभी भी हमारा बन रहा है, उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, तो वेस्ट हिमालय अभी भी हमारा इन द मेकिंग है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये पहले आ चुके थे। यहाँ का जो पेनिनसुला है बहुत हार्ड रॉक से फॉर्म्ड है, इसलिए ये सबसे पहले फॉर्म हो गए थे। सो दिस इज़ अबाउट वेस्टर्न घाट्स। नाउ नेक्स्ट अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। ये फॉर्म हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने फॉर्म किया था, यानी इसको तरुण कुमार हेड कर रहे हैं। बेसिकली ये कमेटी फोकस करेगी कैसे जो हमारा शेयर है ग्रीन
क्लीन एनर्जी में जैसे कि हाइड्रोजन है, बायोफ्यूल है, न्यूक्लियर है, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी है, वो हम कंट्री में कैसे ला सके, एक तरह से एनर्जी मिक्स हम कैसे बना सके, इसीलिए उसके लिए पैनल यहाँ पर फॉर्म किया गया है। अब देखते हैं कि कमेटी को क्यों फॉर्म किया गया, ताकि इंडिया का जो नेट ज़ीरो टारगेट है उसको हम कवर कर सकें, उसको हम अचीव कर सकें। जो टारगेट है बाई 2070 तक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप बनाए जो कि 6 महीने के अंदर कंप्लीट होगा, और स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करें कि हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएं, फॉसिल फ्यूल से ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम ट्रांसफॉर्म कर लें। फंक्शंस देखते हैं कमेटी के। ऑब्वियसली ये फोकस करेगी बायोफ्यूल एंड ग्रीन हाइड्रोजन में, ताकि जो हमारी कंट्री है वो इन दोनों एनर्जीज़ की तरफ, इन दोनों रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जा सके। बायोफ्यूल के बारे में देखते हैं। बायोफ्यूल एक तरह से सस्टेनेबल बायोमास सप्लाई चेन का पार्ट है जो कि बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री में बढ़ाने में हेल्प करता है। और अभी इंडिया प्लान कर रहा है कि हम कंट्री में 5000 बायोगैस प्लांट्स को मेंटेन करेंगे, इनको हम डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है हम फ़ॉरेन से ना लें, इनफैक्ट अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशेंट बनाएं, इसलिए बायोगैस का भी खुद ही प्रोडक्शन करेंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। जो कमेटी है वो कोशिश कर रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन को भी हम इम्पॉर्टेंट पार्ट माने, क्योंकि एक तरह से हमारा मानना है कि अगर हम कंट्री में ग्रीन वैल्यू, स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन बना दे फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन उन्होंने प्लान बनाया है, ताकि जो इंडिया का नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उसमें हम सपोर्ट कर सकें। और ये मिशन है इसको हम अनाउंस करेंगे ड्यूरिंग 2021-22 बजट। और बेसिकली यही हमारा मेन एम है कि हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। सो दिस इज़ द एम ऑफ आवर प्लान्स। अब दूसरे प्लान्स देखते हैं कौन कौन से हमारे ट्रांजिशन प्लान पर हम फोकस कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लान्स बनाएं ऑयल कंपनीज़ के लिए, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो भी क्लीन एनर्जी की तरफ जा सके, क्योंकि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा एमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी ट्रांसफॉर्म कर दें तो हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे, क्योंकि कोल है, वो कम हो जाएगी और हम ग्रीन एनर्जी की तरफ चल जाएंगे। अब देखते हैं कि कैसे हम नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जो लीडर्स समिट हुई थी क्लाइमेट पे, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया को नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करना है बाय 2070, और इसके लिए जो ऑयल कंपनीज है उनको प्लान बनाने को बोला गया है, और ये कमेटी है वो इन प्लान्स को रिव्यू करेगी। कुछ सजेस्टिव ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं जो कि कमेटी रिकमेंड करेगी कि कैसे जो हमारी ऑयल इकोनॉमी है वो चेंज हो सके। जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम कंट्री में 22,000 चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे, और ये सारी कंपनीज एक साथ मिलकर यहाँ पर स्टेशंस को बनाएगी। सो दिस इज़ द एम ऑफ आवर प्लान्स। चाइना एक नया बॉर्डर लॉ लेकर आया है जो कि अब स्टार्ट हो चुका है, 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो बेसिकली चाइना का कहना है कि हमारे जो बॉर्डर इश्यूज़ है, चाइना के हर एक कंट्री के साथ बॉर्डर इशू रहे हैं, लेकिन अब इस बॉर्डर प्लान में, इस बॉर्डर लॉ में वो बोल रहे हैं कि हमारा जो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है, जो वहाँ पर बॉर्डर डिमार्केशन है वो अच्छे से नहीं हुआ है, इसीलिए, और इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ एरियाज़ में नहीं हुआ है, इसलिए जो चाइना है उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ को रीनेम कर दिया है और क्लेम किया है कि वो चाइना का पार्ट है। तो अगर वो इंडिया की कुछ स्टेट्स की कुछ एरिया का नाम दे रहा है तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू कि चाइना बिना परमिशन के हमारी कंट्री के स्टेट में नाम यहाँ पर चेंज कर रहा है। अब देखते हैं कैसे उन्होंने चेंज किया है। जो डिलिमिटेशन सर्वे ऑफ लैंड बॉर्डर्स है वो एक नया लॉ लेकर आए हैं, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ने बोला है कि हम एक तरह से बाउंड्री मार्कर सेट अप करेंगे, ताकि जो लैंड बॉर्डर्स है हम उसको डिमार्क कर सकें और हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो क्लियर हो सके, किसको कितना एरिया एलोकेटेड है। अब मैनेज कैसे करेंगे इस बॉर्डर एरिया को और इसका डिफेंस कैसे होगा। जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एंड चाइनीज़ पीपल्स आर्म्ड फोर्स पुलिस, उन्होंने कहा है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की दी गई है कि आप ही मैनेज करोगे और इस पर्टिकुलर एरिया में सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करोगे। यहाँ पर आप लोकल अथॉरिटीज़ के साथ भी कॉपरेट करोगे, ताकि अगर इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है आप उसको भी चेक करोगे। इवन ये जो लॉ है ये किसी भी पार्टी को प्रोहिबिट कर रहा है कि आप किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है।
जो भी हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहा गया है हर एक जो लोकलाइट है वहाँ पर रह रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्व करना है। और जो बॉर्डर है उनको बताया गया है कि वो सील हो जाएंगे जब अगर कोई वॉर हो रहा है या कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है विद इन दीज टू कंट्रीज। सो दीज आर द मैनेजमेंट जो चाइना ने अपनी तरफ से यहाँ पर जाहिर कर दिए। अब चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट देखते हैं। चाइना है उसका 22,100 किलोमीटर एक तरह से लैंड बॉर्डर है जो 14 कंट्री से टच हो रहा है। तो आप देख सकते हो चाइना कितनी बड़ी कंट्री है कि उसका 14 कंट्रीज़ के साथ टच हो रही है उसकी बाउंड्री। और जो बाउंड्री डिस्प्यूट है जिसने रिजॉल्व कर दिया वो 12 कंट्रीज के साथ रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन इंडिया और भूटान ऐसी दो कंट्रीज है जहाँ पर बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते। जो भूटान है उन्होंने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था ताकि जो बाउंड्री नेगोशिएशन है वो हो सके। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट 3488 किलोमीटर अलोंग द लाइन ऑफ LAC दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कवर कर रहा है। एंड चाइना भूटान डिस्प्यूट 400 किलोमीटर को कवर कर रहा है। दीज आर द डिटेल्स हाउ चाइना हैज़ डिस्प्यूट्स विद इट्स नेबर कंट्रीज। एक बार मैप में देखते हैं तो हमारा जो LAC का एरिया है दिस इज दैट जो कि चाइना ने एक्वायर किया हुआ है। दिस इज LAC, दिस इज द वेस्टर्न सेक्टर, दिस इज सेंट्रल सेक्टर एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर चाइना ने कैसे नेमिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज़ वेरी सीरियस थ्रेट। तो इसलिए दोनों कंट्रीज़ को म्यूचुअली सेंसिटिव होके ऑन दिस इशू बात करनी चाहिए, तभी हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि दोनों कंट्रीज पीस बना के रखें ताकि कोई भी डिस्प्यूट वहाँ पर सामने ना आए। ऑलराइट, so this is about today's session. Thank you very much. I hope you like it. If you have any doubt, do let me know in the comment section, and you can always write us to at info@officerbetia.com in case you have any query. Also हम आपको practice question भी देंगे when you will mail us to us at info@officerbetia.com. So this is it. So thank you very much and all the best for the preparation.